गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 मीन्स चैप्टर नंबर 7 लिम्नोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिम्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने बायोलॉजी और बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेजर्स ऑफ वाटर क्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड्स में हमने फिज़िकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले थे। तो फिज़िकल मेथड्स हमने फिज़िकल फैक्टर्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले पीपीटी में, जिसमें हमने डेप्थ के बारे में पढ़ा था, वाटर मूवमेंट्स पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था, टर्बिडिटी पढ़ा था और लाइट, ये हम फिज़िकल फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा बचा हुआ पार्ट है केमिकल फैक्टर्स, तो केमिकल फैक्टर्स हम इस पीपीटी में पढ़ने वाले हैं। केमिकल फैक्टर्स Several chemical substances are present in water. These chemicals are responsible for productivity. तो जो वाटर बॉडी होती है, कोई एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी, हर एक वाटर बॉडी में केमिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए, जो हमारी वाटर बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर फिश कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड CO2 इन ऑर्गेनिक सॉल्ट न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम फिशरी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें कौन से केमिकल्स जो है वो ज़रूरी होते हैं फॉर फिश कल्चर। तो सबसे पहले है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन मीन्स किसी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, ये हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन की लेवल अप टू 20 ppm होती है। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, तो 20 पार्ट्स पर मिलियन तक हो सकती है। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर बॉडी में कितना है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स कौन से उस पानी में हैं। तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम दी फिश कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2 इन दी वाटर are atmospheric oxygen and oxygen produced in the process of photosynthesis as a byproduct। तो ऑक्सीजन के सोर्सेस कौन से हैं पानी में। एक तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स उसे क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट। तो जब भी हमने पढ़ा है, जब हम 10th में होगी, उसके पहले भी हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, सबको पता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स जो कि सनलाइट के थ्रू अपना फूड तैयार करते हैं, उससे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस में जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और CO2 कैरी करते हैं, तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट। O2 इज़ required to perform various metabolic activity such as respiration। तो ऑक्सीजन किसके लिए रिक्वायर होता है, हर एक एनिमल में, ह्यूमंस में भी कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो निभाता है, रेस्पिरेशन की। तो फिशेस में रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स से होता है, गिल्स से होता है। तो फिश ऑक्सीजन कंज्यूम करती है और उसके थ्रू रेस्पायर करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज़ मोर इन डे टाइम एज़ कम्पेयर टू नाइट। तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है एट डे टाइम और नाइट टाइम पे ये कम होता है। ड्यूरिंग डे टाइम एक्वेटिक प्लांट कंज्यूम्स CO2 एंड रिलीज O2। तो जब दिन का समय होता है
तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं CO2 एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वाइल इन नाइट आवर्स दे यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज CO2। और नाइट आवर्स में क्या करते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि डे टाइम पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और नाइट टाइम पे ऑक्सीजन कम होता है एज़ कम्पेयर टू डे। ऑक्सीजन बैलेंस इज़ मेंटेन थ्रू द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो दोनों प्रोसेस है प्लांट्स की, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इससे जो ऑक्सीजन बैलेंस है वो मेंटेन बना रहता है। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ O2 इज़ फीटल टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिशेस। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा या फिर डिफिशियंसी हो गई, ऑक्सीजन की कमतरता हो गई, तो ये हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इंक्लूडिंग फिशेस। द कॉज ऑफ माइग्रेशन, अटैक ऑफ पैरासाइट, फंगस डिजीजेस एंड सफोकेशन इज़ द ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है फिश में, फिश माइग्रेट करके दूसरे जगह पे जा सकती है, या फिर अटैक ऑफ पैरासाइट, उन पे पैरासिटिक अटैक हो सकता है जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि लूज होती है जो एज ए पैरासाइट फिश पे फीड करती है। उसके बाद फंगस डिजीज़ उनको हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है ऑक्सीजन की कमतरता से। तो ये सब चीज़ें ऑक्सीजन की कमतरता से हो सकती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर एटमॉस्फेयर, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में आता है। क्या करती है फिश, जब रेस्पायर करती है तब ऑक्सीजन लेती है और CO2 एक्सेल करती है, बाहर छोड़ती है, तो उसके वजह से भी एटमॉस्फेयर में CO2 आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर का सड़ जाता है तो उसके वजह से भी CO2 क्रिएट होता है। तो ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो CO2 कब रिक्वायर होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तब फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए CO2 रिक्वायर होता है। एक्सेस CO2 इज़ हार्मफुल टू फिशेस। अगर CO2 की लेवल बहुत ज़्यादा हो गई हो तो वो हमारे फिशेस के लिए हार्मफुल होता है। फ्रेश CO2 कंबाइंस विथ वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो CO2 जब वाटर के साथ मिलता है, फ्रेश CO2, तब वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। फर्दर कार्बोनिक एसिड फॉर्म कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। और बाद में जब ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है उसके बाद उसका चेंज किस में होता है, उसका बदल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स में होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिक कम्युनिटी इन दी वाटर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बाद में फॉर्म होता है वो किस पे असर करता है, ऑर्गेनिक कम्युनिटी, जो वाटर में ऑर्गेनिक कम्युनिटी प्रेजेंट है उस पर इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज pH। pH आपने पढ़ा होगा, pH हम वाटर की pH भी देखते हैं। pH स्केल आती है एक, जिस पे हम लोग चेक करते हैं, या फिर इंडिकेटर्स आते हैं अलग अलग जिससे हम लोग pH चेक कर सकते हैं। तो 7 जो pH होता है, जब 7 pH होता है तो वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से नीचे जब pH होता है तो वो हार्मफुल होता है, मीन एसिडिक होता है और हमारे फिशेस के लिए हार्मफुल होता है। और 7 से ज़्यादा है तो वो अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर हो जाता है उसका, ठीक है। तो 7 इज़ अ न्यूट्रल। pH इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्पीशीज़ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो pH एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि हमारे फिशेस पे
बहुत असर करता है और उनके मेटाबॉलिज्म पे भी असर करता है। लो पीएच इज़ हार्मफुल टू फिशेस। अगर लो पीएच है तो एसिडिक हो जाता है, उससे हमारे फिशेस के लिए हार्मफुल हो जाता है। पीएच रेंजिंग फ्रॉम 6.5 to 9 इज़ सुटेबल फॉर फिश कल्चर। तो हमारे फिश कल्चर अगर हम कर रहे हैं तो उस वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 to 9 पीएच होना चाहिए। पीएच बिलो 5 एंड अबो 9 इज़ नॉट सुटेबल। तो अगर बिलो 5 है और अबो 9 है तो पीएच सुटेबल नहीं है। 5 to 9 के बीच में ही पीएच होना चाहिए वाटर का। पीएच ऑफ वाटर चेंजेस एज पर द केमिकल प्रेजेंट इन द वाटर। तो केमिकल कितने प्रेजेंट है, कितने लेवल में प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमारा पीएच डिपेंड करता है। अगर केमिकल्स प्रेजेंट है तो वाटर में एसिडिटी बढ़ेगी, उसके बाद पीएच लो हो सकता है। तो ये सब क्या है, इफ़ेक्ट इन केमिकल्स का इफ़ेक्ट किस पे होता है? वाटर के पीएच पे होता है। ड्यूरेनल फ्लक्चुएशंस ऑफ पीएच ऑल्सो ऑकर इन फिश फार्म। तो ड्यूरेनल मीन्स एक दिन में कितने बार वाटर का पीएच चेंज होता है, वेरी होता है, तो इसे क्या कहेंगे? ड्यूरेनल फ्लक्चुएशन। तो ड्यूरेनल फ्लक्चुएशन मीन्स दिन में पीएच का बार बार चेंज होना। तो ये सब फिश फार्म में होता है। इन आफ्टरनून पीएच इज़ अल्कलाइन वेयर एज इन मॉर्निंग इट इज़ एसिडिक। तो आफ्टरनून में पीएच अल्कलाइन होता है और मॉर्निंग में पीएच एसिडिक होता है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट हो तो वाटर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। हार्डनेस फ्रॉम 5 ppm to 15 ppm इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फिश। अगर हार्डनेस है, वाटर का हार्डनेस अगर 5 ppm से 15 ppm के बीच है तो वो हमारे फिश के ग्रोथ के लिए सुटेबल है। हार्डनेस लेस देन 5 ppm रिड्यूस ग्रोथ एंड फाउंड फेटल टू फिश। अगर हार्डनेस 5 ppm से लेस है तो ये हमारी फिश के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है और हमारे फिशेस के लिए ये हार्मफुल है। नेक्स्ट इज डिजॉल्व सॉलिड्स। Inorganic salts such as chlorides, sulfate, carbonates, phosphates and nitrates of calcium, sodium, phosphate, magnesium, iron, etc. are organic compound of nitrogen and phosphorus are present in dissolved condition in water. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे केमिकल्स सॉल्ट्स है, ये किस फॉर्म में होते हैं? डिज़ोल्व सॉलिड के फॉर्म, डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं। तो ये जो सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं और इसको सॉल्ट्स भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो ये सब डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता बट स्मॉल अमाउंट में ये वाटर में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोवाइड्स फूड टू द प्लांट। तो जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड होते हैं वो प्लांट को एज अ फूड प्रोवाइड होते हैं। नाइट्रोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एज वेल एज बाय डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया। तो जो नाइट्रोजन होता है वो कैसे, नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर से मिलता है या फिर अमोनिया का डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद हमें नाइट्रेट्स मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है। फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फॉस्फोरस किसके लिए ज़रूरी होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड इज ड्यू टू लेस और लैक ऑफ फॉस्फोरस इन द पॉन्ड वाटर। तो लो प्रोडक्टिविटी मीन्स अगर वहाँ पे प्लैंक्टन्स ही नहीं है तो वो उसका जवाब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? फॉस्फोरस वहाँ पे कम अमाउंट में है तो लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है पॉन्ड की, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू लेस और लैक ऑफ फॉस्फोरस इन दी पॉन्ड वाटर।
Calcium in the form of CaCO3 is required for the formation of shell and building of bones. तो कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है? CaCO3 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेल एंड बिल्डिंग ऑफ बोन्स. तो फिशेस है हमारी, उसके बोन्स बनने के लिए ज़रूरी होता है और शेल्स बनने के लिए भी ज़रूरी होता है. सल्फेट इज़ फॉर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन. मैग्नीशियम इज़ नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बियरिंग जो प्लांट होते हैं उनमें मैग्नीशियम ज़रूरी होता है फॉर क्लोरोफिल. सल्फेट इज़ फॉर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन. सल्फेट क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि प्लैंकटन उसमें अच्छे से ग्रो कर सके. द ट्रेस एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड प्रोडक्टिविटी. तो ये जो सारे ट्रेस एलिमेंट है लाइक मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, तो ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड प्रोडक्टिविटी, ताकि पॉन्ड प्रोडक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए ये एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं, बट ये ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड. बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पॉन्ड वाटर. Productivity is depend upon a large number of animals and plant community present in different zone of water. तो प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है? वहाँ वाटर बॉडी में कितने एनिमल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, जितने एनिमल प्रेजेंट ज़्यादा है, जितने प्लांट्स ज़्यादा है, जितने प्लैंकटन्स ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी. ठीक है, जितने ज़्यादा एनिमल उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड है? लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट कम्युनिटी प्रेजेंट इन डिफरेंट जोन ऑफ वाटर. तो अलग अलग जोन में कितने प्लांट्स और एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पॉन्ड. एक्वेटिक प्लांट such as floating, marginal, submerged, emergent, etc. and planktons are used as a food by the herbivorous fishes. तो एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स है, मार्जिनल है, सबमर्ज है, इमर्जेंट है. तो ये सब जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि कौन से प्लांट फ्लोटिंग होते हैं, जैसे पिस्टिया, लिमनिया. तो ये सब जो प्लांट्स हमने पढ़े हैं. मार्जिनल प्लांट्स है, सबमर्ज कौन से होते हैं, इमर्जेंट कौन से होते हैं, और जो प्लैंकटन्स है और ये सब जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसे हर्बीवरस फिश एज अ फूड कंज्यूम करती है. फ्राई ऑफ फिशेस प्रीफर जू प्लैंकटन्स रेदर देन फाइटोप्लैंकटन. जो फिशेस होती है उनके जो फ्राई होती है, छोटी जो फिशेस होती है फ्राई साइज़ की, वो जू प्लैंकटन प्रेफर करते हैं देन फाइटोप्लैंकटन. जूप्लैंकटन कंसिस्ट ऑफ रोटिफर, प्रोटोजोअन, कोपेपोड्स एंड लार्वे. जूप्लैंकटन्स में क्या क्या आ जाता है? रोटिफर्स है, प्रोटोजोअन्स है, कोपेपोड्स है, लार्वे है जैसे डेफनिया है, साइक्लोप्स है, नोप्लियस लार्वे है. तो ये सब किस में आएंगे? हमारे जूप्लैंकटन्स में. द अदर एनिमल्स सच एज ओलिगोचिड्स, insect larvae, nymph of dragonfly, mayfly, bivalves, snails, sludges, etc. are consumed as a food by omnivorous fishes. तो ये सब क्या है? ये इंसेक्ट लार्वे है, ओलिगोचिड्स है, नीम्फ है, ड्रैगन फ्लाई है. तो ये सब जो ओमनीवरस फिश है, जो प्लांट पे भी फीड करती है और एनिमल पे भी फीड करती है, तो ऐसी फिश इन सब पे फीड कर सकती है, तो इन्हें कंज्यूम करती है ओमनीवरस फिशेस. नेक्स्ट अभी ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिया गया है, तो ये टॉपिक हम लोग नहीं लेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.